नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। जीव विज्ञान की इससे पहले की श्रृंखला में हमने पोषण से संबंधित कुछ 20 सवालों का अध्ययन किया। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अन्य जो पोषण संबंधी चैप्टर हैं उनको अब इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे। जो आपकी आने वाली विगत जो परीक्षाएं हैं जैसे RRB, NTPC, ROARO या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें भी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको प्रश्न सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपना समय ना गवाते हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न ही आपका है, पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में विचार करना है आपको। जैसे उपरोक्त में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो हम बोलेंगे विटामिन सी का स्रोत है जैसे नींबू, संतरा और गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो हम देखेंगे केवल 1 और 3, तो किस ऑप्शन में है? सी। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सी सही हुआ? सी। इसके सिवा अगर अन्य विटामिन में देखेंगे तो एक और याद रखते हैं हम लोग, विटामिन ई जो आपसे पूछा जाता है वो है गेहूं में। यानी ये गेहूं का अंकुरण हो जाता है या अंकुरित गेहूं है, यानी हम कह सकते हैं अंकुरित गेहूं में। विटामिन ई इसका प्रमुख स्रोत है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे, है ना। अगला सवाल है, कह रहा है रक्त में ग्लाइकोसिलेट्स हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन में किया जाता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन है रक्त अल्पता, हीमोफीलिया, मधुमेह या उच्च रक्तचाप। तो सीधा सीधा देखते हैं कि जो ग्लाइकोसिलेट्स है उसका जो मापन होता है वो किस में होता है? मधुमेह में। अब इसको अगर हम देखेंगे तो मधुमेह में कैसे होता है, तो ग्लाइकोसिलेट्स या फिर जो शब्द लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। यानी अगर हम देखें तो इसकी मात्रा के आधार पर इसके हम कई भागों में बांट सकते हैं। यानी हम सीधा सीधा अगर देखें तो ब्लड का जो रंग होता है लाल, वो ग्लोबिन के कारण होता है और ग्लोबिन में एक हीम नामक रंजक पाया जाता है। यानी हम बोलेंगे हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसकी मदद से ये लाल होता है। और ग्लोबिन क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है और ये काम क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का परिवहन करता है। तो ग्लाइकोसिलेट्स से हम क्या करते हैं, जो अभी वर्तमान स्थिति में जो शुगर लेवल नापने के लिए जो उपकरण आते हैं उसमें हम इन्हीं का उपयोग करते हैं, ग्लाइकोसिलेट्स का। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? सी। तो ऐसे याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा के लिए हम इससे पहले वाली क्लास में आपसे चर्चा किए थे कि ऊर्जा के लिए 2 ही पदार्थ हैं प्रमुख। एक तो कार्बोहाइड्रेट है जो हम याद रखते हैं और दूसरा था वसा। इन दोनों से ही हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऊर्जा मिलेगी कब? जब ये पचकर ग्लूकोज के रूप में कोशिका में जाएंगे और कोशिका में इसका पाचन होगा, हम कह सकते हैं। तो ये एक तरह से हम बोलेंगे ऊर्जा देंगे। और ऊर्जा कैसे देंगे? फॉस्फेट के रूप में। जब फॉस्फेट के रूप में देते हैं तो यहीं पर बदलाव होता है ADP से ATP में। यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट किस में बदल जाता है? ट्राइफॉस्फेट में। यानी फॉस्फेट के अभी 2 अणु होते हैं, फिर कितने हो जाते हैं? 3। और जब ATP से पुनः ऊर्जा रिलीज होती है तो फिर किस में बदल जाता है? ADP में। तो ऊर्जा कब निकलेगी? जब ATP से ADP में परिवर्तन होगा। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो देखेंगे बी। जब ATP से
ADP में परिवर्तन होता है तब हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे करके हम याद रखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? बी। तो ये प्रमुख है, आपको याद रखना है। अगला है जैसे सवाल कह रहा है, माँ के दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्न में से किसका अभाव होता है, यानी किसकी कमी पाई जाती है माँ के दुग्ध में। तो देखेंगे कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होता है, पोटेशियम की भी मात्रा अच्छी होती है, मैग्नीशियम भी बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो आयरन होता है वो दुग्ध में कम होता है। तो ये चीज़ याद रखते हैं, वो चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, तो इसमें किसकी कमी होती है? आयरन की। आयरन की लगभग 0.03 ग्राम जो मिलीग्राम मात्रा होती है, मिलीग्राम बोल सकते हैं ml, वो लगभग 1 ग्राम में पाया जाता है। तो इस तरह इसको ना के बराबर ही माना जाता है। तो इसलिए लोहे की दुग्ध में क्या होती है? कमी होती है। इसी के साथ साथ दुग्ध में विटामिन सी की भी कमी होती है। कौन सा विटामिन कम होता है? सी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर विटामिन के रूप में आपसे पूछता है तो विटामिन सी की कमी होती है, और अगर तत्व के रूप में पूछता है तो कौन सा तत्व नहीं कम होगा? तो लोहे की, यानी आयरन। अगला नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला है, कह रहा है BMD टेस्ट। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है कि जो BMD टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो इसका पूरा नाम होता है बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट। बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट देखेंगे तो हड्डियों से संबंधित हुआ, तो गांठ ये तो होता नहीं। अस्टिमुलेशिया का भी इसमें कोई विशेष महत्व है नहीं। तो किसके लिए होगा? अस्थिर रंध्रता, यानी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो हम BMD टेस्ट किसके लिए करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो ये चीज़ याद रखना, विटामिन D की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और एक हो जाता है ऑस्टियोमुलेशिया। और तीसरा होता है विटामिन डी में कुपोषण। इन तीनों रोगों को हम लोग याद रखते हैं। ये कई बार सवाल में पूछा हुआ है कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमुलेशिया है और कुपोषण है। ये प्रमुख रोग हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? BMD टेस्ट करते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है मानव में त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा का क्या कार्य होता है? तो देखेंगे, जैसे पहला कह रहा है शरीर के लवड़ों का क्षय रोकना, तो ये काम करता है। शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, यानी ऊष्मा को भी बाहर जाने से रोकता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना, यानी ये तीनों कार्य वसा के हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सभी के सभी आंसर सही। तो आंसर कौन सा सही हुआ? डी। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता? ये विशेष सवाल है, और यहाँ हम देखते हैं कि मानव में कौन कौन से पोषक पदार्थ संग्रहित होते हैं और कौन से नहीं। मानव में संग्रहित तो 2 तरह से होंगे, एक तो होगा संग्रहित और दूसरा नहीं। यानी अगर हम देखें तो जो वसा में घुलनशील होंगे, ज़्यादातर वसा में घुलनशील, वो मानव में क्या होंगे? संग्रहित होंगे। और जो जल में घुलनशील होगा, वो मानव में संग्रहित नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे, जैसे वसा में घुलनशील क्या होता है, तो ज़्यादातर देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, याद रखते हैं। जैसे आपका वसा खुद है, स्वयं वसा भी
सॉरी, इधर हम लोग इधर थोड़ा सा उधर हो गया। वसा में घुलनशील क्या क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे वसा स्वयं हो गई। अगर विटामिन में देखेंगे तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग बांटते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन सा है, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। अगर ये वसा में घुलनशील हैं तो हम कहेंगे ये सारे के सारे मानों में क्या होंगे, संग्रहित होंगे। क्या होंगे, संग्रहित होंगे। ये चीज़ याद रखेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब जल में घुलनशील अगर कोई चीज़ है, जैसे अमीनो एसिड है, यानी हम बोल सकते हैं प्रोटीन। विटामिन्स में देखेंगे विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं, तो ये मानों में क्या होंगे, संग्रहित नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हम याद रखें, संग्रहित नहीं होते हैं। तो ये ऐसे करके हम यहाँ पता कर लेते हैं। देखो ग्लूकोज जब पचता है या मानों में जो होता है ग्लूकोज के रूप में, बाद में जब संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, तो ये तो संग्रहित होगा। वसा भी देखोगे संग्रहित होगी। टोकोफेरोल विटामिन ई को कहा जाता है, यानी यहाँ पर विटामिन ई, तो ये भी संग्रहित होगा। यानी अमीनो एसिड जो है, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। तो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी वाला। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा एक कथन सही है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपसे पहला इसमें कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं इससे पहले कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दूसरा कह रहा है, मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का धीमी या ठीक होना विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही, दोनों सही हुए। मसूड़ों से रक्त का बहना और दांतों का गिरना कौन सा विटामिन है, बस यहीं पर गलत है, विटामिन बी नहीं है। कौन सा विटामिन होगा, सी, यानी हम कहेंगे कौन सा गलत हुआ, सी। और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या मिल गया, यहीं से सी। लेकिन अभी चौथा है, देख लेते हैं। विटामिन बी5 की कमी के कारण त्वचा की जलन या स्मरण शक्ति में अस्त व्यस्तता या अतिसार होते हैं। ये सही है आपका ऑप्शन। तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इसका सही हुआ। अच्छा, विटामिन सी में अगर देखेंगे तो ये घाव भरने वाला भी विटामिन होता है और इसे एंटीऑक्सीडेंट भी विटामिन बोलते हैं। और साथ साथ में अगर देखेंगे तो विटामिन सी की कमी से ही मसूड़े क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ब्लड यानी मसूड़ों से रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। और बाद में इसी में एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। वो आके इसी में अपना निवास स्थान बनाता है और बाद में इसी परजीवी के कारण मुख से बदबू आना और रक्त स्राव का होना, यही जो कार्य होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पायरिया। तो पायरिया का भी कारण हो सकता है विटामिन सी। तो ऐसे करके इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, आंसर सी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि वसा के कार्य क्या हैं। तो हम देखेंगे शरीर में ऊष्मा की हानि, शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकना, तो ये तो काम करता है। शरीर में नमक की हानि, ऐसा कुछ नहीं करता ये। शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, ऐसा ये भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। तो हम देखेंगे वसा में ये एक विशेष गुण होता है। अगला है, अगला कह रहा है, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द पर विशेष ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा है जो सहायक आहार है, आहार नहीं है। तो हम बोलेंगे वसा तो आहार ही है, विटामिन्स भी आहार होते हैं और देखेंगे हार्मोन्स भी आहार नहीं होते, लेकिन कह रहा है कि सहायक बताना है। तो ना तो ये आहार है और ना ही सहायक है, तो इसको भी आंसर के रूप में हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन विटामिन जो होते हैं
वो आहार तो नहीं होते, लेकिन आहार के साथ साथ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए विटामिन्स को क्या कहा जाता है? सहायक आहार। सहायक आहार ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन जो वसा में घुलनशील होंगे, जैसे विटामिन ए है, विटामिन उसके बाद में डी है, ई है, के है, ऐसे करके हम यहाँ पे पढ़ चुके। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। यानी ऐसा मनुष्य जिसे ये पता ही नहीं चलता कि उसको भूख कब लगी, या वो जब भोजन करना प्रारंभ करता है तो उसे कब अपना भोजन रोक देना चाहिए, तो वह व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं बुलिमिया से पीड़ित होता है। बुलिमिया से पीड़ित होता है, यह भी एक रोग है। तो इसमें से आप ऐसे याद रखते हैं, तो ये इसका 11 का ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। आप ऐसे याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, कह रहा है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व होता है। यानी मानव शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, अधिकतम मात्रा की अगर बात की जाए तो जितने भी तत्व यहाँ लिखे हुए हैं मानव में वो सारे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक मात्रा अगर देखी जाए तो कैल्शियम की होती है। यानी मानव में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? कैल्शियम होता है। लेकिन अगर अन्य तत्वों में अभी ऑप्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा मानव में लगभग 62 से 65% तक होती है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन मिलता है तो आप पहले ऑक्सीजन को ही टिक करेंगे, अगर नहीं है तो तत्व के रूप में कैल्शियम को ले लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। ये आपका 12 का आंसर है। अगला है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, कह रहा है विटामिन के आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है विटामिन के? तो देखेंगे, कह रहा है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए, या थ्रोम्बिन के निर्माण में, या हीमोग्लोबिन के निर्माण में। तो हम देखेंगे विटामिन जो के होता है वो एक तत्व होता है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम की मदद से ये बनाता क्या है तो बताएंगे, ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोथ्रोम्बिन का। ये प्रमुख है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये किसके सहयोग में सहायक है? थ्रोम्बिन। और बाद में ये जब कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन आपस में मिल जाते हैं तो यही क्या बनाते हैं? फाइब्रिनोजन बनाते हैं। फाइब्रिनोजन। और यही हमारे रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। थक्का बनाने में सहायक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कहेगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है तो नेप्थोक्विनोन है। विटामिन के का अगर विटामिन के की कमी होती है तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। उसके साथ साथ रक्त के थक्का ना बनने में और कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं? तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम भी रक्त के थक्के बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ से विटामिन के, कैल्शियम और ये दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। और ये दोनों मिलकर एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बनाते हैं, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनना प्रारंभ होता है। रक्त थक्का बनने का जो समय होता है वो मिनिमम जो होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाई जाती है? आपको बस इतना बताना है। तो जब भी आप देखेंगे बात कर रहा है सब्जियों में, तो विटामिन सी में देखो प्रमुख अगर देखेंगे तो इसका आंसर ए ही है। मिर्च में विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर विटामिन सी का हम स्रोत देखें तो विटामिन सी का स्रोत होता है अच्छा आंवला, उसके बाद में नींबू वर्गीय जो फल होते हैं। लेकिन अगर सब्जी में देखें तो विटामिन सी की मात्रा मिर्च में पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर फलों की बात की जाए तो नींबू वर्गीय फल सारे आ जाते हैं। उसके साथ साथ ऑप्शन में अगर अमरूद है तो आंवला है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका नींबू वर्गीय फल है
कोई भी वो फल है, उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आता है वो अमरूद आता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अमरूद में भी विटामिन सी की मात्रा बढ़िया पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ए। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि अधिक देर तक सब्जी या भोजन को पकाने से कौन सा विटामिन की हानि होती है? तो वो भी कौन सी है? विटामिन सी है। कौन सी विटामिन है? विटामिन सी है। और विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन बोला जाता है, साथ में इसे ही एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से याद रखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए वाला। नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहा है प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो देखो हम देखेंगे कौन कौन से रोग। तो प्रोटीन की कमी से देखो, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। जो पेलाग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमें एक आंसर केवल मेरेस्मस मिला, और इसको याद रखते हैं हम लोग कि मेरेस्मस, ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। और होता किस में है? तो हम कहेंगे बच्चों में। किस में होगा? बच्चों में। लेकिन इसी की कमी से एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, और इसे भी याद रखते हैं, ये वयस्कों में होता है। वयस्कों में होता है। तो ये भी याद रखते हैं कि क्वाशियोरकर रोग और मेरेस्मस रोग ये मुख्यतः दोनों के दोनों प्रोटीन से होते हैं। तो इसका पहला चरण ही होता है कुपोषण, और कुपोषण का जब उच्च लेवल होता है तो बच्चों में वही कुपोषण मेरेस्मस में बदल जाता है, और युवा और वयस्क में यही क्वाशियोरकर में बदल जाता है। तो हम लोग इसको याद रखते हैं। तो ये प्रमुख आपके रोग हैं। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। अगला है नेक्स्ट सवाल इसका, कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह है? जैसे हम लोग जब विटामिन पढ़ते हैं तो एक तरफ ए है, बी है, सी है, डी है, उसके बाद में ई है, फिर के है। ये प्रमुख हम लोग विटामिन देखते हैं। लेकिन इसी में एक परिवार है पूरा विटामिन बी का, इसे समूह कहा जाता है बी का, या इंग्लिश में बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंतर्गत जैसे बी है या B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, उसके बाद B7 है, B11 है, B12 है। ये एक परिवार पूरा बन के आता है इनका, इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इसमें अलग अलग इनके अपने नाम हैं। विटामिन बी और विटामिन B2 का सबको नाम याद रहता है, लेकिन विटामिन B3 से आपको इसमें याद रखना है। B3 का होता है, आप देखोगे नियोसिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का देखोगे पायरोडॉक्सिन होता है, केमिकल नेम या रासायनिक नाम। अगर 9 को देखोगे तो फॉलिक एसिड होता है ना। और B9 और कभी कभी B9 को ही B11 में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप याद रखते हैं कि B9 या B11 को ही हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और इसमें एक धातु पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं आयरन, है ना। तो हमें ऐसे करके याद रखते हैं। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। जैसे थाइमिन अगर देखोगे तो ये थाइमिन किसका रूप है? फिर कह रहा है राइबोफ्लेविन, फिर रेटिनॉल और पायरोडॉक्सिन। आपको नहीं बताना है। तो नहीं में देखेंगे तो रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का। और उसके बाद में अगर थाइमिन को देखोगे तो विटामिन बी का ही रूप होता है। राइबोफ्लोविन को देखोगे यानी B1 हुआ, ये B2 हुआ, और ये पायरोडॉक्सिन B6 हुआ। तो हमें ए, बी और डी ये ऐसे ऑप्शन हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के समूह के भाग हैं, लेकिन जो सी है वो इस कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? यानी मधुमेह रोग होने में शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो हम देखेंगे हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ग्रंथियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। उसी में एक ग्रंथि ऐसी है जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, जो अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी, यानी हम कह सकते हैं ये कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय से अगर हम देखेंगे, अग्नाशय, तो इसकी कई कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक कोशिका है बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स जो रक्त में अधिक शर्करा होती है, उस शर्करा को ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तन भी कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? हम बोल सकते हैं मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए वाला। आप ऐसे याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है कि अग्नाशय की किन कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है? तो कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से। आप इसे याद रखेंगे विशेष तौर से। फिर शर्करा या ग्लूकोज का हमारे शरीर में संचय कैसे होता है? तो हम कहेंगे संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये इसका आंसर ए हो गया। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है शरीर के निर्जलीकरण यानी शरीर में डिहाइड्रेशन का प्रमुख कारण क्या है? तो डिहाइड्रेशन का मतलब जब शरीर से पसीना ज़्यादा निकल जाए और आपको उचित मात्रा में पानी ना मिल पाए, तो उस जो पसीना निकलेगा उसी में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा यानी NaCl भी बाहर निकलता है। तो NaCl की मात्रा जब शरीर से बाहर हो जाती है तब हमें क्या होता है? हम बोलेंगे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होता है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए वाला। ये प्रमुख है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं अगला है सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। तो सोयाबीन के बीज में क्या होगा? 20% प्रोटीन? नहीं। 40% प्रोटीन? हाँ, 40% प्रोटीन होती है, लेकिन 10% तेल नहीं होता। फिर देखेंगे 20% प्रोटीन और 20% तेल, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ? सही। यानी 40% तो प्रोटीन है और 20% क्या होते हैं? तेल बोल सकते हैं या वसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। तो ऐसे करके इसमें याद रखते हैं। और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी सोयाबीन होता है, इसका भी आप याद रखेंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें देखना है। तो पहला कथन कह रहा है कुछ विटामिन आंतरीय या आंत यानी हम बोल सकते हैं आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ सही है। जैसे इसका प्रमुख उदाहरण विटामिन के भी है। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। तो एक विटामिन होता है डी जो हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है और यह हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं वो हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं। जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं। अगला है विटामिन के जल में घुलनशील है? तो नहीं। विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है, जो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो हम कहेंगे विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। तो कौन सा हमारा कथन गलत है? तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। तो ऐसे करके इसका आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो वैसा ही पिछले जैसा सवाल है जो आपके RO 2014 में पूछा गया है। तो इसमें जो भंडारित नहीं होगा वह विटामिन क्या होगा? जो जल में घुलनशील होगा वो भंडारित हमारे शरीर में नहीं होगा। और इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है ना। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, इसका आंसर सी हुआ। कह रहा है निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? यानी किनके अस्थि और दांतों के निर्माण में। तो पहला है अस्थि व दांतों
के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। हमें सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में कभी कभी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं कि उसने पूछा है या नहीं है, उसमें सवाल हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्या होगा, पूछा है आवश्यक नहीं है, तो नहीं में देखो कैल्शियम तो दांत के लिए भी ज़रूरी है और हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की मात्रा देखोगे, बस इसकी मात्रा कैल्शियम और दांत के लिए ज़रूरी है, लेकिन अधिक मात्रा फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न करती है, लेकिन मात्रा तो ज़रूरी होती है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस भी हड्डी और कैल्शियम के लिए उपयुक्त है, लेकिन आयोडीन जो होता है ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका 23 और 24 सवाल, दोनों ही इसी पर हैं। तो पहला देखते हैं, दूध में विद्यमान सैकराइड्स कौन सा है। हम इससे पहले वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि सैकराइड्स यानी जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या के आधार पर हम सैकराइड्स का निर्धारण करते हैं। वो मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है या पॉली हो सकता है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो जाके वहाँ पर इसे देख सकते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा सैकराइड्स है, तो डाई सैकराइड्स पाया जाता है, तो कौन सा होगा, लैक्टोज होता है, तो ये मुख्य है। अगला है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो हम कहेंगे बाल किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, तो हम कहेंगे केराटिन प्रोटीन के, और ये प्रमुख है। इसके साथ साथ जैसे बाल हैं, नाखून हैं, है ना, ये सब जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। तो ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में नहीं पाया जाता। यहाँ बात हो रही है कि नहीं पाया जाता, गाय के दूध में पाया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ने में गलत हुआ, तो आप एक बार फिर से देख लेंगे। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है, तो हम देखेंगे, जैसे तो केसीन अगर प्रोटीन देखेंगे तो होता ही होता है। लैक्टोल्यूबिन ये प्रोटीन नहीं पाया जाता। फिर लैक्टोग्लोबुलिन यही प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो हम कहेंगे इसमें एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहीं पर अगर ऑप्शन हमें टिक करना होगा तो ये 2012 का सवाल है और इसमें जो आंसर है वो ए है, यानी केसीन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यहीं पर सवाल बनाएगा कि गाय के दूध का पीला रंग, तो हम कहेंगे किसके कारण होता है, तो हम बताएंगे कि कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और एक सवाल और बनता है कि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग कहेगा किसके कारण होता है, तो यहीं पर हम आंसर लगाएंगे। इसमें जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कैसीन प्रोटीन जो है वो गाय के दूध में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई जाती है, लेकिन उसका पीला रंग जो होता है वो किस कारण, हल्का पीला होता है, बहुत पीला नहीं होता है, हल्का पीला होता है, जिस कारण किसके कारण होता है, कैरोटीन। और भैंस का सफ़ेद किसके कारण होता है, यानी कैसीन, यानी कैरोटीन प्रोटीन की मात्रा इसमें, यानी हम बोल सकते हैं भैंस के दूध में बहुत ही कम होती है, जिस कारण उसका दूध सफ़ेद दिखता है। तो इसमें आंसर हम क्या लगाएंगे, ए वाला। इसे विशेष तौर से याद रखना आप लोग, ये कई बार है, लेकिन जब ऐसे सवाल पूछेगा तो आपको यहाँ से प्रश्नों को तैयार रखना है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है मानव में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या होता है। यानी जो हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो
तत्व होते हैं वो मानव शरीर में करते क्या हैं, तो हम कहेंगे कि क्या वो यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, तो ऐसा इनका कोई कार्य नहीं होता। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऐसा भी ये काम नहीं करते। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव में कोशिकाओं को बचाते हैं, ये सही ऑप्शन है ना। यानी मुक्त मूलक ऐसे तत्व हानिकारक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के विपरीत कार्य करते हैं, और जब ये कोशिका में उपस्थित होते हैं तो पूरी की पूरी कोशिका ही समाप्त होने का खतरा रहता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिकारक, हम बोल सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक प्रमुख होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सी वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है, यानी हम कह सकते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं। तो उनमें से देखेंगे, जैसे विटामिन ए और बी, ऐसा नहीं है। विटामिन बी और सी हम बाहर से दोनों लेते हैं। विटामिन डी है और के, ये दोनों विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से, और अगर विटामिन के देखोगे तो ये आंत में। इन दोनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। इसी तरह इसको याद रखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, विटामिन सी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसे निम्नलिखित विटामिन में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, निम्न विटामिन में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता अगर देखेंगे, विटामिन बी अगर लोगे तो आहार के साथ में आपको मिल जाएगा। विटामिन ई अगर देखोगे तो आपको आहार के साथ में ही मिल जाएगा। और विटामिन के को भी देखते हैं तो ज़्यादातर विटामिन के मिल भी जाता है, लेकिन जब आप खाओगे नहीं तो अंदर जो आंत में सूक्ष्म जीव हैं वो बनाएंगे कैसे, तो वह। लेकिन विटामिन डी जो होता है यह क्या होता है, एक अच्छे आहार से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो इसे याद रखते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। यानी कह रहा है प्रोटीन बना किसका होता है, कंपोजिशन क्या होता है। तो हम कहेंगे प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, एक तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ में इसमें देखेंगे जैसे नाइट्रोजन भी होगा, जैसे सल्फर भी होगा। जब ये संरचना आपस में मिलती है तो हम कहते हैं ये क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसमें देखेंगे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन, यानी ये चारों तत्व प्रोटीन के निर्माण में सहायक हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो ऐसे करके याद रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ कौन सा होता है। सीधा सीधा बोला, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है। तो हम देखेंगे जो मानव में 80% तक पाया जाता है जो शरीर में निर्माणकारी तत्व होगा। और निर्माणकारी तत्व हम आपको इससे पहली वाली क्लास में बता चुके हैं कि प्रोटीन जो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन में, टूट फूट की मरम्मत में, वृद्धि व विकास में सहायक होता है। इसलिए प्रोटीन को हम कोशिका निर्माण या शरीर निर्माण की इकाई भी बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में लगभग 80% पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। तो ये हो गया। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, सीधा सीधा पूछा है। तो देखो कह रहा है कपास। तो कपास पौधे से प्राप्त होता है और पौधे से प्राप्त होने की वजह से ये प्रोटीन नहीं है। तो फिर है क्या, ये है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। इसे विशेष तौर से याद रखते हैं। फिर उसके बाद में रेशम है, वो भी किससे प्राप्त है, मकड़ी से।
अगर मकड़ी से प्राप्त है तो जंतुओं से प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन है। याद रखते हैं इसको। फिर केस या बाल हैं, ये भी प्रोटीन है। खुर भी होते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं। तो आंसर इसका क्या हुआ, ए वाला। यानी हम कह सकते हैं कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो कपास। कपास किसका बना होता है, सेलुलोज का। अगला है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है, यहाँ दो नाम हैं, एक कोले और एक कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल जो नाम होता है वो विटामिन डी का होता है, तो हम तो ये पता चल गया विटामिन डी का है, लेकिन जब थोड़ा सा टफ बनाएगा तो इसे बोल सकता है विटामिन डी के भी कई रूप होते हैं, जैसे विटामिन D3, विटामिन D2, विटामिन D1। ये थोड़ा सा टफ सवाल है। विटामिन डी को ही बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, और जब कहेगा विटामिन D2 तो इसको बोलते हैं आर्गो कैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी कहेगा तो इसी को बोलते हैं कोले कैल्सिफेरॉल। तो D1 और D2, तो हम कह सकते हैं यहाँ ऐसा टफ ऑप्शन नहीं है। इसमें कह रहा है कि हड्डी या कैल्शियम, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन डी बोल सकते हैं किससे संबंधित है, कोलो कैल्सिफेरॉल से। और विटामिन बी का तो है ही नहीं, विटामिन सी का भी नहीं। विटामिन बी का थायमिन होता है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऐसे करके हम यहाँ याद रखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। और इसमें कुछ मोटे अनाजों की बात की जा रही है, जैसे आपका गेहूं तो सामान्य सा हो गया, जौ है, रागी है और ज्वार है। और इनमें से हम जो मोटे अनाजों में याद रखते हैं जो अच्छा सोर्स होता है वो कौन सा होता है, रागी एक मोटे अनाजों का अच्छा सा स्रोत है। अच्छा, इससे पहले जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाजों का वर्ष है ना, घोषित किया गया था। तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखते हैं। 2023 को क्या कहा गया था, मोटे अनाज या मिलेट्स वर्ष भी कहा जाता है ना। आप सबको कमेंट्स करके बताना है 2024 को किसका वर्ष घोषित किया गया है। यह आंसर क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, इसका कौन सा हुआ, सी वाला। अगला है स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है। यानी जो स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट कैसे संचित होता है। तो हम देखेंगे क्या लीवर में होता है, तो हम बोल सकते हैं हाँ लीवर में होता है। स्प्लीन या ग्लाइकोजन, स्प्लीन में नहीं होगा है ना, ग्लाइकोजेन के रूप में हो सकता है, तो इसकी वजह से आंसर गलत है। फिर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, देखो मांसपेशियों में तो होगा लेकिन लैक्टिक एसिड के रूप में नहीं होगा। फिर कहेगा लीवर में, यकृत में, तो हाँ होगा लेकिन मांसपेशियों में नहीं होगा, और ग्लाइकोजन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर अगला है लीवर में होगा, मांसपेशियों में होगा, और किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। और अभी इससे पहले जब हम इससे पिछले वाले सवाल में बात किए थे कि ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स की मदद से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो स्तनधारियों में संचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। वैसे पौधों में देखेंगे जैसे स्टार्च है, मंड है, ये पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है। यानी सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से तत्व है जिसमें लोहे की मात्रा अच्छी पाई जाती है। देखो गाजर में भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। चावल में तो नहीं ही होता, चावल में हम विटामिन बी का रूप देखते हैं, लेकिन जब चावल धो देते हैं तो सवाल पूछा जाता है चावल को धुलने से या चावल की पॉलिश कराने से हम लोग जब जाते हैं तो कौन से विटामिन का हानि होती है, विटामिन बी की। ऐसे ही मटर में भी अच्छा स्रोत तो नहीं है लोहे का, लेकिन जो पालक है हम बोल सकते हैं ये आयरन का अच्छा स्रोत है ना। और अगर हम फल की बात करें कि आयरन फल में कौन सा अच्छा है, तो एक आता है करौंदा, और ये कई प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा गया है कि आयरन फल में देखेंगे तो करौंदे में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी वाला। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है लगभग एक समान। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तरुण और वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग होते हैं और जो वयस्क लोग होते हैं उनमें क्या प्रोटीन की बराबर मात्रा है? तो ऐसा नहीं, तरुणों में अधिक होती है, यानी वयस्क में क्या होगी, कह रहा है अधिक होती है, और जो वृद्ध में है उनमें क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि तरुणों में प्रोटीन की मात्रा यानी शरीर निर्माण हो रहा है तो होती तो है, लेकिन उसका जो विघटन होता है प्रोटीन का वो वयस्कों में कम होता है। इस कारण क्या होता है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वृद्धों में क्या होता है, प्रोटीन का विघटन बहुत तेज़ी के साथ होता है, इसलिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो वृद्धों में उच्च और तरुणों में न्यून। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हुआ, यानी हम कह सकते हैं सी, यानी वृद्धों में उच्च प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वयस्क या तरुणों में क्या होती है, उनसे थोड़ा सा कम होती है, लेकिन होती तो है ही। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। तो ऐसे करके हम यहाँ याद रहते हैं। अगला है, कह रहा है गोल्डन राइस अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, गोल्डन राइस को अगर देखेंगे तो इसे बनाया क्यों गया था? जहाँ पर मुख्य आहार चावल ही है, यानी हम उनको बोल सकते हैं उनके भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी हो जाती थी ज़्यादातर, इसलिए उनमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते थे। इस कमी को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कार्य किए। उनमें से हम देखेंगे इसे जेनेटिकली मॉडिफाई यानी जीएम क्रॉप के रूप में भी जानते हैं। तो जीएम फसल भी है गोल्डन राइस, जिसमें क्राई जीन डाला गया है, और इसकी मदद से क्या होता है, जो चावल में है वो विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी जाती है या विटामिन ए अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ पर विटामिन ए से की कमी से होने वाले रोग वो कम हो जाते हैं। अच्छा, देखेंगे ये कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। यूपीपीसीएस प्री में भी कई बार आ चुका है, आरओ में भी कई बार आ चुका है। तो ऐसे करके ये अब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और एक तरफ लिखा है उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, और दूसरी तरफ लिखा है विटामिन्स। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने कई प्रश्नों की श्रृंखला में ऐसे प्रश्न आपको करवा दिए हैं, आप जाके वहाँ पे उसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये है, तो जैसे रेटिनॉल की कमी से क्या होता है, हम बोलेंगे आँखों का सूख कर लाल हो जाना। तो ए का कौन सा हुआ, तीसरा। ए का तीसरा देखो किस में है, इसमें, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है टोकोफेरॉल यानी ये विटामिन ए है, टोकोफेरॉल क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता, तो हम कहेंगे विटामिन ई की कमी से बंधता हो जाती है। क्या हो जाती है, बंधता। तो बी का कौन सा हुआ, 4, और बी का 4 देखो किस में है, यहाँ देखेंगे तो इसमें भी है और इसमें भी, यानी यहाँ से हम आंसर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बढ़ेंगे, साइनोकोबालामिन यानी हम बोल सकते हैं विटामिन B12 है, और इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। तो सी का ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला, और सी का पहला अगर देखेंगे तो केवल इसी में है। तो अगर हमें आगे के आंसर ना भी पता हो तब भी, अब लास्ट ही बचा है तो बोल सकते हैं पायरोडोक्सिन को विटामिन B6 बोलते हैं, और इसकी कमी से मानसिक व्याधि हो जाती है। तो आंसर क्या हुआ, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद 39 ही सवाल थे, ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा। तो ये आपकी पोषण या न्यूट्रिशन से संबंधित सेकंड सीरीज थी, जिसमें हम 39 प्रश्नों को, और इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी उसमें लगभग 20 प्रश्नों, अगर देखें तो सब सवालों को आपको इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले सवाल भी शामिल हैं, और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, जो आपकी तैयारी में आगे मदद करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो बस इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।